पिछली वीडियोस में हम मुगलों के आगमन का अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम हुमायूं के पलायन से कंटिन्यू करेंगे। हुमायूं का सिंध पहुंचना। इस बीच शेर शाह लाहौर के निकट आ पहुंचा। हुमायूं लाहौर से कश्मीर जाना चाहता था क्योंकि इस प्रदेश पर उसके एक सेनापति हैदर मिर्ज़ा ने अधिकार कर लिया था, लेकिन हिंदाल तथा नासिर मिर्ज़ा के शाही सेना छोड़कर गुजरात की ओर जाने के कारण उसने मुल्तान की ओर रुख किया। सिंध में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिंध में हुमायूं की भेंट हिंदाल से हुई। उसने सिंध के शासक हुसैन मिर्ज़ा से सहायता के लिए बातचीत आरंभ की। इस वार्ता की असफलता से निराश होकर वह एक ठट्टा की ओर बढ़ा। सितंबर 1541 ईस्वी में उसने हमीदा बानो से विवाह किया। इस समय उसे मारवाड़ के शासक मालदेव का निमंत्रण मिला। कामरान का असहयोग। मारवाड़ की ओर जाते हुमायूं अमरकोट नामक स्थान पर रुका। अमरकोट में हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। इस समय हुमायूं को यह भी समाचार मिला कि मालदेव उसकी सहायता नहीं करना चाहता। अतः हुमायूं ने मारवाड़ की ओर न जाकर काबुल तथा बदख्शा की ओर जाने का निश्चय किया। काबुल, कंधार, गजनी और बदख्शा पर कामरान का अधिकार था। उसने हुमायूं की सहायता की अपील स्वीकार न की तथा उसे अपने अधीन प्रदेशों में न जाने को कहा। यहाँ तक कि कामरान ने अस्करी को हुमायूं को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। अकबर को छोड़कर हुमायूं सिस्तान की ओर चला गया। अस्करी अकबर को काबुल ले गया। हुमायूं का फारस पहुंचना। सिस्तान पहुंचकर हुमायूं ने फारस के शाह तहमास्प को एक पत्र लिखा। तहमास्प ने इस आशा में हुमायूं का फारस में शरणदी की, इससे उसको अपनी विस्तारवादी नीति को सफल बनाने में मदद मिलेगी तथा वह हुमायूं को शिया मत का अनुयायी बना सकेगा। 1544 ईस्वी के मध्य में हुमायूं फारस की राजधानी पहुंचा, जहां उसका स्वागत किया गया। कुछ समय बाद हुमायूं व तहमास्प में एक समझौता हुआ। शाह ने हुमायूं को कंधार, काबुल व बदख्शा को वापस जीतने के लिए सहायता देने का वचन दिया, बशर्ते कि हुमायूं कंधार को जीतने के बाद उसे शाह को सुपुर्द कर देगा तथा शिया मत स्वीकार कर लेगा। फारस की मदद से हुमायूं ने अफगानिस्तान में प्रवेश कर बिस्त पर अधिकार किया। कंधार में अस्करी ने उसका विरोध किया। कामरान ने अफगानिस्तान के प्रदेशों को हुमायूं को देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर हिंदाल ने कामरान का साथ छोड़ दिया। सितंबर 1545 ईस्वी में अस्करी ने कंधार हुमायूं को सौंपकर माफ़ी मांगी। अब हुमायूं ने काबुल पर अधिकार कर लिया। 3 बार काबुल उसके हाथ से निकला। अंत में 1555 ईस्वी में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। कामरान ने उसके विरुद्ध सलीम शाह शूर से सहायता लेने का निष्फल प्रयत्न किया। मई 1555 ईस्वी में हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया। शीघ्र ही उसने दिल्ली को जीत लिया। हुमायूं का राजपूत राज्यों के साथ संबंध। खानवा में राणा सांगा की पराजय के कारण मेवाड़ की शक्ति कम हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मेवाड़ में दुर्बल शासकों के कारण राजपूताना में उनके प्रभाव में कमी आई। इस समय मालदेव ने मारवाड़ में अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया। गुजरात के नए शासक बहादुर शाह ने भी अपनी शक्ति बढ़ाई। उनकी आंखें मेवाड़ की ओर लगी हुई थी। वह एक शरणार्थी के रूप में कुछ समय तक चित्तौड़ में रह चुका था। इस प्रकार हुमायूं के शासनकाल के आरंभ में राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल जारी थी। यदि हुमायूं चाहता तो उसका लाभ उठा सकता था, लेकिन शेरशाह के साथ संघर्ष में व्यस्त रहने तथा स्थिति का पूर्ण लाभ न उठाने की क्षमता के अभाव में वह इससे वंचित रहा। कालिंजर की विजय। कालिंजर के राजपूत सरदार ने बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1531 ईस्वी में जब हुमायूं ने गुजरात के विरुद्ध अभियान आरंभ किया तो सर्वप्रथम उसने कालिंजर को जीता, लेकिन शीघ्र ही उसे अफगानों का दमन करने के लिए चुनार की ओर जाना पड़ा। द्वितीय, बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण तथा हुमायूं की नीति। हुमायूं को शेरशाह खां के विरुद्ध अभियान में व्यस्त देखकर 1533 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के घेरे में के लिए उसने काफ़ी तैयारियां की थी। वह रूमी खां के नेतृत्व में पुर्तगाली तोपखाना भी लाया था। मेवाड़ का तत्कालीन शासक उसका मुकाबला न कर सका। इस संकटपूर्ण स्थिति में अनेक सरदारों की सलाह पर रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता की अपील की। उसने हुमायूं के पास राखी भेजी। बहादुर शाह ने हुमायूं को लिखा कि वह धर्म युद्ध में लगा हुआ है, अतः उसे राजपूतों की मदद नहीं करनी चाहिए। एक मुस्लिम के विरुद्ध राजपूतों की सहायता करने के प्रश्न पर वह असमंजस में पड़ गया। इस सोच विचार में उसने सारंगपुर में अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। इस बीच बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया। हुमायूं ने इस मामले में एक गलत नीति का पालन किया। बहादुर शाह उसका एक बड़ा शत्रु था तथा अत्यंत महत्वाकांक्षी भी था। चित्तौड़ पर विजय करने से उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। हुमायूं राजपूतों की सद्भावना प्राप्त न कर सका। यह तो राजपूतों को सौभाग्य ही था कि कुछ समय बाद बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और चित्तौड़ पर पुनः
अधिकार कर लिया। हुमायूं मालदेव के साथ संबंध। जिस समय हुमायूं शेर शाह व बहादुर शाह के साथ संघर्ष में व्यस्त था, उस समय मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी शक्ति बढ़ाई। उसने मेवाड़ की दुर्बलता का भी लाभ उठाया। शीघ्र ही वह राजपूताना में सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। मेड़ता व बीकानेर में शासकों को वह तंग करने लगा। उसके पास एक विशाल सेना थी। 1540 ईस्वी में चौसा व कन्नौज बिलग्राम के युद्धों में हारकर हुमायूं दिल्ली व आगरा होकर पंजाब की ओर भागा। शेरशाह की सेना ने उसका पीछा किया। हुमायूं सिंध की तरफ चला गया। सितंबर 1541 ईस्वी में वह ठट्टा के निकट पहुंचा। यहाँ पर उसने मालदेव का निमंत्रण मिला। मालदेव से ने काफ़ी सूझबूझ के साथ यह निमंत्रण दिया था। वह जानता था कि शेरशाह की फौजें कई स्थानों पर बिखरी हुई हैं। शेरशाह भी उस समय राजपूताना से काफ़ी दूर था। यदि इस समय हुमायूं को सहायता मिल जाती तो वह फिर से दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर सकता था। इस प्रकार से मुगल सम्राट को दिल्ली के तख्त पर बिठाकर वह उत्तरी भारत की राजनीति पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था। आरंभ में हुमायूं ने इस निमंत्रण को अधिक महत्व नहीं दिया। उसे ठट्टा के शासक की मदद से गुजरात विजय करने की आशा थी, लेकिन काफ़ी समय बाद जब उसे इस प्रकार के सहयोग की कोई आशा नहीं रही, तब भी 7 मास तक वह सहवान के घेरे में व्यस्त रहा। इस प्रयत्न में असफल होकर उसने मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार मालदेव के निमंत्रण मिलने के लगभग 1 वर्ष बाद उसने मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया। जुलाई 1542 ईस्वी में वह बीकानेर से 12 मील दूर था। उसे अब संदेह होने लगा कि मालदेव उसकी सहायता नहीं करेगा, लेकिन शीघ्र ही उसे यह संदेशा मिला कि मालदेव उसे अब भी सहायता देने को तैयार है। लेकिन मालदेव के स्वयं अगवानी पर न जाने से हुमायूं का संदेह बना रहा। उसने अपने अनेक दूत मालदेव के पास भेजे। उनका भी यही विचार था कि मालदेव का व्यवहार संदेहास्पद है। निजामुद्दीन व अबुल फजल के अनुसार शेरशाह के एक प्रतिनिधि से उसकी बातचीत हो चुकी थी तथा उसका इरादा बदल चुका था। वह हुमायूं को गिरफ्तार कर शेरशाह के हवाले करना चाहता था। मालदेव द्वारा अपने इरादे को बदल देने के कारण अनेक थे। हुमायूं ने व्यर्थ समय नष्ट करके शेरशाह को काफ़ी समय दे दिया था। ऐसी परिस्थिति में मालदेव शेरशाह को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। उसके लिए हुमायूं को गिरफ्तार करना कोई कठिन कार्य नहीं था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए निजामुद्दीन व अबुल फजल का यह कथन सही नहीं है कि वह हुमायूं को गिरफ्तार करना चाहता था। वह चाहता था कि हुमायूं वहां से लौट जाए। इस प्रकार उसने आरंभ में अंत तक कपट से काम नहीं लिया। उसने तो केवल आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन किया। कानूनगों ने भी मालदेव के आचरण को सही माना है। उनके मत में यदि इस समय में मालदेव हुमायूं को सहायता देता तो दोनों ही घोर विपत्ति में पड़ जाते। अतः मालदेव पर छल करने का आरोप लगाना उचित नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियों का अवलोकन करके हुमायूं मारवाड़ की ओर नहीं गया। उसने काबुल तथा बदख्शा जाने का निश्चय किया, किंतु कामरान ने उसे उधर नहीं आने दिया तथा हुमायूं से स्थान चला गया। मालदेव के निमंत्रण मिलने के बाद हुमायूं काफ़ी समय तक इस संबंध में निर्णय न कर सका। उसके निर्णय लेने में कुछ देर कर दी। इस बीच शेरशाह ने मालदेव सहायता देने के इरादे से विमुख कर दिया। वास्तव में हुमायूं मालदेव पर पूर्ण विश्वास करने में हिचक रहा था। यदि उसने तत्परता से काम लिया होता तो वे दोनों शेरशाह का मुकाबला कर सकते थे। इस प्रकार हुमायूं ने इस मामले में भी गलत नीति अपनाई। इसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ा। उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। मालदेव के व्यवहार से शेरशाह पूर्णतः असंतुष्ट नहीं था। मालदेव ने हुमायूं को सहायता नहीं दी थी, किंतु उसने हुमायूं को गिरफ्तार भी नहीं किया तथा उसे मारवाड़ की सीमाओं से लौट जाने का अवसर दिया। इससे शेरशाह नाराज हुआ तथा उसने कुछ समय बाद मालदेव पर आक्रमण किया। इस प्रकार हुमायूं ने मेवाड़ व मारवाड़ के साथ सही नीति अपनाई। इसके प्रमुख कारण राजपूतों पर विश्वास न करना तथा किसी विषय पर जल्द निर्णय न करना था। यहाँ तक कि उसने बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय भी मेवाड़ की मदद नहीं की। यदि उस समय हुमायूं ने मेवाड़ की सहायता की होती तो बाद में विपत्ति के समय उसे मेवाड़ से मदद मिल जा सकती थी। अकबर ने राजपूतों पर पूर्ण विश्वास कर एक सही नीति अपनाई। राजपूतों के सहयोग से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा उसे स्थायित्व प्रदान किया। हुमायूं के चरित्र का मूल्यांकन।
व्यक्ति की दृष्टि से हुमायूं का चरित्र भद्र पुरुष का था। वह आज्ञाकारी पुत्र व निष्ठावान मुसलमान था। फरिश्ता ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि वह बड़े शानदार व्यक्तित्व और डील डॉल का आदमी था। रंग उसका ताम्र वर्ण का सा था। हुमायूं के चरित्र में उदारता और कोमलता की मात्रा अत्यधिक थी। दान दक्षिणा और उदारता की सद्वृत्तियों से वह पूर्ण था। हुमायूं तुर्की और फारसी साहित्य के अतिरिक्त भूगोल, ज्योतिष आदि में रुचि रखता था। वह अपने सैनिकों व सरदारों के प्रति उदार था। वह बहुत ज़्यादा क्षमाशील, शारीरिक दृष्टि से वह बलवान, साहसी, कुशल सैनिक, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को बर्दाश्त कर सकता था। इस कारण हुमायूं का चरित्र प्रशंसनीय ही नहीं बल्कि आकर्षक भी था। हुमायूं में कुछ दुर्बलताएं भी थी जो व्यक्ति व शासक दोनों ही दृष्टि से हानिकारक थी। सबसे बड़ा दुर्गुण उसमें प्रमाद का था। एक अच्छा प्रबंधक और सुयोग्य शासक भी उसे नहीं कहा जा सकता था। उसकी उदारता और क्षमाशीलता भी उसके भाइयों, सरदारों, संबंधियों के उद्दंड व्यवहार और विद्रोहों का कारण बनी थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि किसी भी बात की सुनिश्चित और सुविचारपूर्ण योजना उसके सामने नहीं रहती थी। हुमायूं की ये सब दुर्बलताएं उसकी असफलता का कारण बनी। धन्यवाद।